आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका एमसीक्यू पढ़ेंगे जो कि क्या हुआ पिछले बोर्ड एग्जाम में, मतलब आज के पहले जो बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है अच्छे चालकत्व वाले पदार्थ होते हैं, यानी ऐसा कौन सा पदार्थ इन चारों में से होता है जो सबसे अच्छा क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो हम जब विद्युत अपघट्य पदार्थ पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि क्या होता है कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं वह जलीय विलयन में उनका क्या होता है 100% आयनन हो जाता है। क्या हो जाता है? 100% आयनन हो जाता है। और विलयन में जितनी अधिक मात्रा में क्या होगी, आयनों की संख्या होगी, वह पदार्थ विद्युत का उतना ही अच्छा क्या होता है, सुचालक होता है। तो जो प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है इसका 100% आयनन हो जाता है, इसलिए क्या होता है ये विद्युत के सबसे अच्छे क्या होते हैं, चालक या क्या होते हैं चालक, इनकी चालकता या क्या होती है, चालकत्व तो सबसे अच्छी होती है या फिर सबसे अच्छे सुचालक होते हैं। ठीक है, नंबर 2 कर रहा है कि विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। तो विशिष्ट चालकता की इकाई जो होती है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स होता है। आपको पहले जाकर जब विशिष्ट चालकता पढ़िएगा वहां पे बताया गया था कि विशिष्ट चालकता की क्या होती है, जो इकाई होती है वह चालकता की क्या होती है, उल्टी होती है। क्योंकि विशिष्ट चालकता जो होती है वो क्या होता है, वह चालकता का सीधा क्या हो जाता है, व्युत्क्रम होता है। इसलिए चालकता की जो इकाई होती है उसकी व्युत्क्रम जो वो होती है सेंटीमीटर ओम। इसलिए क्या होता है, इसका उल्टा जब होता है तो क्या हो जाता है, सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स हो जाता है। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रोडों का जो इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है वो धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, क्योंकि हम पढ़ाए थे कि सभी धातुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है। और जिन धातुओं के साथ सरलता से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, अच्छे उन धातुओं से बने इलेक्ट्रोड जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रोड विभव अधिक आता है। ठीक है, तो पहली तो क्या होता है, धातुओं की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। दूसरा क्या होता है, जो विलयन के भीतर ताप होता है उस ताप के ऊपर भी इलेक्ट्रोड विभव क्या करता है, निर्भर करता है। आप पढ़िएगा जाकर मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसमें ताप की चर्चा की गई थी कि 25 डिग्री सी ताप पर क्या होता है, और एक वायुमंडलीय दाब पर 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में जब किसी धातु के इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, डुबोते हैं, धातु और विलयन के मध्य क्या होती है, एक विभवांतर स्थापित होती थी जिसे हम क्या करते थे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते थे। तो जो ताप होता है उस पर भी इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, विलयनों की मोलर सांद्रताओं पर भी निर्भर करता है। अर्थात चारों ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में कह रहा है ये सभी, यानी इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये सभी सही होंगे, क्योंकि सभी इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव इन तीनों क्या होते हैं, कंडीशन पे लागू होते हैं। फिर उसी का एक अपोजिट कह रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। तो धातु की प्रकृति और इनके आयनों पर, अभी बताएं कि धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है और इनके आयन, यानी धातु के जितने बढ़िया आयन्स बनेंगे उतना ही क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उतना ही उसके भीतर आयन्स बनेंगे, और जब जितना ही अधिक आयन्स होंगे उतना ही उसके द्वारा क्या किया जाएगा, विभव उत्पन्न किया जाएगा। ठीक है, ताप पर अभी हमने पढ़ा है कि ताप पर इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। धातु आयन यानी विलयन में जो धातु आयनों की सांद्रता होती है जिसे हम मोलरता भी कहते हैं, क्या करते हैं, उस पर भी निर्भर करती है। सिर्फ निर्भर किस पे नहीं करती है, दाब के ऊपर निर्भर नहीं करती है। फिर कह रहा है धातु जो HCl से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करती है, धातु जो HCl से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती है। तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित कौन सी धातु नहीं करेगी, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कहाँ स्थित हो, हाइड्रोजन से नीचे स्थित हो। जो धातुएं हाइड्रोजन के नीचे स्थित होती हैं वह अम्लों और जल से क्या करती है, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाती। कल ही अभी बताया जा रहा था कि जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती है, कहाँ स्थित होती हैं, हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं, वह क्या करते हैं, जल तथा अम्लों से क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करते हैं। तो जब विद्युत रासायनिक श्रेणी को आप देखेंगे तो जिंक जो होता है वह हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होता है, एल्युमिनियम क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होता है, लेकिन कापर जो होता है हाइड्रोजन के नीचे होता है। इसलिए कापर जो होगी कभी भी क्या होता है, अम्लों से और या जल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाती, क्योंकि कम क्रियाशील होती है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, इन चारों में से ऐसा कौन सा धातु है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाएगी। तो जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होती हैं, ऊपर होती हैं, जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वह आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती हैं, और जो हाइड्रोजन के नीचे स्थित होती हैं वह आसानी से अपचयित हो जाती हैं। तो इसमें कॉपर, सिल्वर और प्लेटिनम ये तीनों कहाँ होती है, हाइड्रोजन के नीचे होती है। कहाँ होती है, हाइड्रोजन के नीचे होती है। लेकिन जो हमारी क्या होती है, सिल्वर होती है, हमारी एल्युमिनियम जो होती है हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इसलिए ये सरलता से क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है। फिर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। आपको इस 4 ऑप्शन में देखकर ये बताना है कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। पहला कह रहा है Cu की अभिक्रिया आप 2AgNO3 से कराते हैं तो वह क्या बनाता है, CuNO3 का होल 2 बनाता है और प्लस सिल्वर को विस्थापित कर देता है। क्या यह अभिक्रिया होगी या नहीं होगी यह देखकर आपको बताना है। तो जब विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप जाएंगे
तो देखेंगे कि Ag जो होता है कॉपर के नीचे स्थित होता है। Ag कहाँ होता है? कॉपर के नीचे होता है। और कल ही विद्युत रासायनिक श्रेणी में बताए थे कि जो धातुएं क्या होती हैं, किसी धातु के नीचे पाई जाती हैं, वह ऊपर वाले धातु के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है? विस्थापित कर दिया जाता है। तो चूंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर Ag से ऊपर होता है, इसलिए वह AgNO यानी सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से किसको बाहर कर देगी? सिल्वर को बाहर कर दी, यानी यह अभिक्रिया होगी, यह अभिक्रिया होगी। दूसरा कह रहा है कि क्यूपरस ऑक्साइड जो है उसको हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो उसमें से कॉपर को विस्थापित कर देती है और जल को बना देती है। क्या यह अभिक्रिया संभव होगी कि नहीं होगी? तो देखिए, कॉपर जो होती है हाइड्रोजन के नीचे होती है। कॉपर कहाँ होती है? सॉरी, कॉपर जो होती है हाइड्रोजन से नीचे होती है, यानी हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील होती है और कॉपर कम क्रियाशील होती है। कभी भी क्या होती है? अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को तो विस्थापित करते हैं, लेकिन कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील को विस्थापित नहीं करते हैं। तो चूंकि हाइड्रोजन यहाँ किसको विस्थापित कर रही है? कॉपर को विस्थापित कर रही है। तो हाइड्रोजन विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर है, इसलिए अधिक क्रियाशील है, इसलिए यहाँ से कॉपर को विस्थापित करके कॉपर और क्या बना देगी? जल बना देगी, यानी ये भी अभिक्रिया आपकी क्या हो जाएगी? संभव है। तीसरा कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम को विस्थापित करके जल बना देता है। तो कैल्शियम जो होती है हाइड्रोजन से ऊपर होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होती है? कैल्शियम जो होती है हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती है, अर्थात कैल्शियम जो होती है अधिक क्रियाशील हो जाती है और हाइड्रोजन जो होती है उसकी अपेक्षा बहुत कम क्रियाशील होती है। तो हाइड्रोजन जब बहुत कम क्रियाशील होती है तो अधिक क्रियाशील धातुओं को विस्थापित नहीं कर पाएगी, यानी हाइड्रोजन यहाँ से कैल्शियम को बाहर नहीं कर पाएगी, यानी यह अभिक्रिया संभव नहीं है। लेकिन हम चौथा भी देख लेंगे कि जब आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया कराया जाता है तो वह क्या होता है? फेरस सल्फेट और क्या करती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है, यानी यहाँ से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है। तो आयरन विद्युत रासायनिक श्रेणी में कहाँ होता है? हाइड्रोजन के ऊपर होता है। जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं वह जल तथा अम्लों से क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देते हैं, इसलिए Fe यहाँ से किसको बाहर कर देगी? हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देगी, अर्थात ये भी अभिक्रिया संभव है। तो कहा कि कौन संभव नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें संभव नहीं है। फिर उसके बाद आप आएंगे तो कह रहा है चार तत्व दिया गया है जिनका नाम लिखा है A, B, C व D। इनके मानक अपचयन विभव क्रमशः दिया है -2.90, +1.50 और C का दिया है -0.74 और D का दिया है +0.3 वोल्ट। ठीक है, अब कहा है कि प्रबल अपचायक होता है। तो जब विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि जिसके E0 का मान यानी मानक अपचयन विभव का मान सबसे कम होता है वही प्रबल अपचायक होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है वही प्रबल अपचायक होता है। तो इन चारों मानों में सबसे कम मान किसका है? A का। किसका है? A का। देखिए -2.90 यानी सबसे कम मान किसका है? A का है, इसलिए A जो होगी आपकी इसमें क्या होगी? प्रबल अपचायक होगी। फिर कह रहा है कि किसी गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, या रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जाता है, या विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जाता है। बताइए गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी आपका कौन सा ही होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा कि गैल्वेनिक सेलों में हमेशा रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि मानक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण सबसे सुगम है, इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है, हाइड्रोजन के परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। तो इसमें जो ऑप्शन आपको है, क्योंकि हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है जिसे हम SHE भी कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका वैज्ञानिकों ने हमेशा क्या किया? इलेक्ट्रोड विभव क्या माना? शून्य माना था। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसमें बी सही होगा। कौन होगा? बी सही होगा। तो देखो आपको क्या कहा है कि जो बी वाला है वह बी में कौन है? यन्ने है। कौन है बाबू? यन्ने है। तो बी के स्थान पे कौन आ जाएगा? यन्ने आ जाएगा। कौन आ जाएगा? यन्ने आ जाएगा। उसके बाद से डी के स्थान पे कौन है? Mg है। कौन है? Mg है। फिर सी के स्थान पे कौन है? Cu है। इसके स्थान पे कौन है? Au है। तो किसमें ऑप्शन है? यन्ने Mg Cu Au पहले वाले में है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर और गोल्ड की सक्रियता का घटता हुआ क्रम है। ठीक है, इसमें आपको कोई इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव या E0 की कोई वैल्यू नहीं दिया है। ये बिल्कुल आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी ध्यान से जब पढ़े होंगे, पढ़ के जाएंगे तो भी इस क्वेश्चन का आप क्या कर सकते हो? आंसर लिख पाओगे। इन चारों तत्वों में सब सक्रियता का घटता क्रम यानी सबसे ज्यादा सक्रिय कौन होगा, सबसे कम सक्रिय कौन होगा। तो जब आप पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि सोडियम की जो क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रोड विभव का मान इन चारों में सबसे कम होती है, अर्थात सोडियम क्या होगा? सबसे ज्यादा सक्रिय होगा। मैग्नीशियम जो होती है इसका क्या होता है? उससे कम क्या होती है? सोडियम से कम क्या होती है? E0 की मान होती है, यानी सोडियम से कम सक्रिय, इन दोनों से अधिक सक्रिय होती है। Au सबसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे लिखा गया है। Au कहाँ रखा गया है? विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे रखा गया है। अब कॉपर Au के ऊपर होती है, यानी Au से ज्यादा सक्रिय कौन होती है? कॉपर होती है।
अब सबसे कम इन चारों में कौन होगी, Au होगी। तो सबसे पहले कौन होगा, सोडियम। सोडियम से कम सक्रिय कौन होगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से कम सक्रिय कौन होगा, कॉपर। और कॉपर से कम सक्रिय कौन होगा, Au। तो जिस क्रम में है उस क्रम में ही ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, इसलिए आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को जमा सकती है। कि कॉपर सल्फेट के विलयन में इसमें से कौन से धातु का आप डाल देंगे तो उसमें से कॉपर को विस्थापित करके जमा देगी। तो देखिए जो भी धातु कॉपर के विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो भी धातु क्या होंगी, कॉपर से ऊपर स्थित होंगी, वही कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर पाएगी। तो मरकरी जो होती है कॉपर के नीचे पाई जाती है, गोल्ड अभी बताया कि सबसे नीचे होती है, ये भी नीचे पाई जाती है, प्लेटिनम गोल्ड के जस्ट ऊपर पाई जाती है। यानी ये तीन धातुएं जो हैं मरकरी, गोल्ड और प्लेटिनम, ये क्या होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कहाँ है, कॉपर से नीचे है, इसलिए ये कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन आयरन विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर है, इसलिए ये क्या कर देगा, कॉपर को विस्थापित करके उसको क्या कर देगा, जमाने का कार्य कर देगा। फिर कह रहा है यदि कॉपर की तार को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबाया जाता है तो क्या होगा। कह रहा है कि जो हमारी क्या है कॉपर की वायर है, इसको किसमें डुबाना है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के विलयन में डुबाएंगे। किसमें डुबाएंगे, AgNO3 के विलयन में डुबाएंगे। तो अभी पीछे आप ये रिएक्शन देखे थे, इसमें जैसे डुबाएंगे तो चूंकि कॉपर जो होती है Ag से ऊपर होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर कहाँ होती है, Ag से ऊपर होती है, अर्थात Ag से ज्यादा सक्रिय होती है। और ज्यादा सक्रिय होने के कारण क्या होता है, यहाँ से Ag को ये विस्थापित कर देता है और विलयन बन जाता है क्यूप्रस नाइट्रेट का। किसका बन जाता है, क्यूप्रस नाइट्रेट का। और सिल्वर यहाँ से क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। चूंकि सिल्वर धातु है इसलिए यह अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। किस रूप में प्राप्त होगा, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या कर रहा है कि देखो दूसरी बात, जैसे क्यूप्रस नाइट्रेट बनेगा तो इसमें कौन सा आयन आ जाएगा, क्यूप्रस आयन आ जाएगा, Cu पे 2+ चार्ज। अब क्यूप्रस आयन का रंग कैसा होता है, नीला होता है, इसलिए विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या कर रहा है कि सिल्वर का अवक्षेपण होगा, विलयन का रंग नीला हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है कि सिल्वर का इसमें अवक्षेपण हो रहा है, विलयन का रंग कैसा हो रहा है, नीला हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो सही होगा। लेकिन और भी देख लेंगे कि सिल्वर का अवक्षेपण होता है लेकिन विलयन रंगहीन होता है, तो विलयन नीला होता है, रंगहीन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। सिल्वर का अवक्षेपण नहीं होता है तो ये भी गलत है, क्योंकि सिल्वर का अवक्षेपण हो रहा है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि कोई अभिक्रिया नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन क्या है इसके गलत है। फिर कह रहा है हाइड्रोजन का निम्न पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से बनाया जा सकता है। यानी इन नीचे दिए गए धातुओं में किसकी अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो वो क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस बनाने का कार्य करेगी। तो देखो कॉपर कहाँ होती है, हाइड्रोजन के नीचे होती है। तो हाइड्रोजन के नीचे है तो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, और जब कम क्रियाशील है तो वह क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगी, अर्थात कॉपर क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं कर पाएगी। पीबी जो होता है वो कॉपर के नीचे पाया जाता है, नहीं पीबी जो होता है वो कॉपर के ऊपर होता है। यहाँ पे पीबी के जगह पीटी कर लो, पीटी। प्लेटिनम जो होती है वो क्या होती है, कॉपर के नीचे होती है। अब कॉपर के नीचे होने के कारण ये भी क्या होता है, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होती है, तो ये भी हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करेगी। और Hg यानी मरकरी जो होती है ये भी क्या होती है, हाइड्रोजन या कॉपर से नीचे पाई जाती है, इसलिए ये भी क्या होगी, अब क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करेगी। लेकिन आयरन जो होता है क्या होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित है, और हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होने के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके किसको बाहर कर देगी, हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देगी। फिर कहा निम्न में से कौन सबसे अधिक धन विद्युतीय धातु है। धन विद्युतीय धातु का मतलब क्या होता है, किसमें धनायन बनने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होगी, धनायन बनने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा हो गया। धनायन कब बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ेगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ेगी। तो जब विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ा रहे थे तो याद करिए बताए थे, जब विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो E0 का मान क्रमशः घटता है। E0 का मान जब धातुओं की क्रमशः घटती है उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती है। किसकी क्षमता बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती है, और उसकी अपचायक क्षमता बढ़ती है, बताई गई थी। जब कोई धातु जितना सरलता से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही जल्दी वो क्या करेगा, धनायन बनाएगा। क्या करेगा, धनायन बनाएगा। तो हमको सिर्फ उसमें ये देखना है कि किसके E0 का मान सबसे कम है। जिसके E0 का मान कम होगा वो ज्यादा धन विद्युतीय तत्व होगा। हालांकि सबके E0 का मान क्या है, 3 गो का निगेटिव में है, तो 3 गो जो है इस कॉपर की अपेक्षा तो धन विद्युतीय है, लेकिन इन चारों में पूछा है सबसे धन विद्युतीय कौन होगा, तो जिसके E0 का मान जितना कम होगा उसमें उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता पाई जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता जिसमें अधिक होगी उसी में धनायन बनाने की प्रबल क्या होती है, संभावना बनती है। तो सिर्फ आपको E0 का मान देखना है, तो ये -0.44 है, ये -0.28 है, ये -2.87 है। यानी कैल्शियम जो है इसका जो क्या है, E0 का मान सबसे कम है, अर्थात कैल्शियम इन चारों में सबसे अधिक क्या है, धन विद्युतीय तत्व है। क्या है, धन विद्युतीय तत्व है। ठीक है, अगर लिखना होगा तो आप बोल देंगे नीचे, क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा कि क्या होता है कि जिसके E0 का मान सबसे कम होता है उसमें धन विद्युतीय तत्व बनने की क्षमता सबसे अधिक होती है। फिर कह रहा 3 तत्व दिया गया है X, Y और Z,
इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया हुआ है -1.2 वोल्ट प्लस 0.5 वोल्ट तथा 3.0 वोल्ट है। इस धातुओं की अपचायक शक्ति बतानी है, कौन ज्यादा अपचायक होगा, बतानी है किसकी अपचायक क्षमता सबसे अधिक होगी या किसकी अपचायक क्षमता तीनों में सबसे कम होगी। तो हमको क्या देखना है, सिर्फ ई नाट का मान देखना है। किसका मान देखना है, जिसका ई नाट का मान सबसे कम होगा वह सबसे अधिक अपचायक होगी। इन तीनों में सबसे अधिक कौन हो रहा है, देखो -3 है, देख रहे हो ना। तो यह जो आपका तीसरा यानी जेड वाला जो है इसकी क्या है, ई नाट का मान सबसे कम है अर्थात इसकी अपचायक क्षमता सबसे अधिक है। तो सबसे पहले कौन आएगा, जेड आएगा। तो जेड केवल एक ही ऑप्शन में है ना, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। जब एक ही है तो वही ऑप्शन सही होगा। देखो भाई एक्स है, यहाँ पे देखो -1.2 है अर्थात -3 पॉइंट से कम कौन अधिक कौन हो रहा है, -1.2 हो रहा है और सबसे अधिक कौन हो रहा है, +0.5 हो रहा है। तो ये वैल्यू किसकी है, एक्स की है, ये जेड की है। तो यहाँ पे सबसे पहले जेड की अपचायक क्षमता होगी, फिर दूसरे नंबर पे कौन आएगी, एक्स आएगी, और तीसरे नंबर पे कौन आएगी, वाई आएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर कह रहा है ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः इतना है, इनकी अपचायक शक्ति का क्रम है। फिर वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ई नाट का मान सबसे कम जिसका होगा उसकी अपचायक शक्ति सबसे अधिक होगी। तो सबसे कम किसका हो रहा है, -2.4 वोल्ट, यानी ये किसका है, पहला दूसरा यानी बी का है। किसका है, ऑप्शन नंबर बी का है। और उसके बाद से ये माइनस में एक और वैल्यू आ रही है, यानी पहले बी आएगी या फिर कौन आएगी, सी आएगी, तब कौन आएगा, ए आएगा। देखो इस क्रम में कौन है, बी सी ए, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डी। कह रहा है कि 25 डिग्री सी पर लिथियम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम का मानक अपचयन विभव -3.05, -2.73, -2.71 और -2.37 वोल्ट है, 7 वोल्ट है। तो सबसे प्रबल आक्सीकारक है, सबसे प्रबल आक्सीकारक है। तो आक्सीकारक पूछा है, तो ई नाट का मान सबसे ज्यादा जिसका होगा वो क्या होगा, वो प्रबल आक्सीकारक होगा। तो इसमें आपको क्या देखना है कि किसका ई नाट का मान सबसे अधिक है। तो देखो लिथियम का दिया हुआ है आपका कितना बाबू, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21 नंबर का, वो कह रहा है कि SN4+/SN2+ युग्म के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव +0.15 वोल्ट है तथा क्रोमियम आयन / क्रोमियम युग्म के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.74 वोल्ट है। तो इन दोनों युग्मकों को मानक अवस्था में जोड़कर एक सेल तैयार होता है, उस सेल का विभव होगा। तो जब भी आपको क्या है ऐसे क्वेश्चंस दिए हो एमसीक्यू में, ठीक है, जिसमें आपको सेल रिएक्शन ना दे रहा हो, सिर्फ क्या दे दिया हो, ई नाट सेल और ई नाट एनोड की वैल्यू दिया हो और डायरेक्ट आपको ई नाट सेल की वैल्यू पूछ रहा हो, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि किसी भी सेल में अधिक विभव वाला इलेक्ट्रोड कैथोड होता है, ठीक है, कम विभव वाला इलेक्ट्रोड एनोड होता है। कि दोनों इलेक्ट्रोडों का आपका ई नाट सेल की वैल्यू दिया रहेगा, जो अधिक विभव वाला होगा वह हमेशा कौन होगा, कैथोड होगा, और कम विभव वाला जो होगा हमेशा क्या होगा, एनोड होगा। तो इसमें दो ई नाट की वैल्यू दिया हुआ है, एक तो SN के लिए ई नाट की वैल्यू दिया है कि ई नाट SN4+/SN2+ बराबर दिया है +0.15 वोल्ट, एक ई नाट CR3+/CR का दिया हुआ है जो है -0.74 वोल्ट। तो इसमें क्या कर रहा है कि अधिक विभव वाला इलेक्ट्रोड हमेशा क्या होगा, कैथोड, और कम विभव वाला जो होगा हमेशा होगा एनोड। तो इसमें अधिक विभव किसका है, 0.15 वोल्ट है, इसलिए ये क्या होगा, कैथोड होगा, और ये आपकी एनोड हो जाएगी। इसके बाद आपको ई नाट सेल वाली फार्मूला लगा देना है। क्या पढ़े हो, ई नाट सेल इक्वल टू होता है बाबू ई नाट कैथोड माइनस ई नाट एनोड। और आपको पता है कि यह आपकी क्या हो गई, ये वाली कैथोड हो गई और ये वाली आपकी एनोड हो गई। तो कैथोड की वैल्यू दिया है +0.15 वोल्ट, ठीक है, और फिर फार्मूले में आपका क्या निगेटिव का साइन है, और फिर वैल्यू में भी आपका निगेटिव का साइन है, तो 0.74 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस में जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो +0.15 प्लस 0. क्या हो जाएगा, 74 होगा। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही आपकी क्या हो जाएगी, ई नाट सेल की मान हो जाएगी। 5 और 4 होता है 9, और 7 और 1 होता है 8, पॉइंट के स्थान पे 0, पॉजिटिव के स्थान पे पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। इतना आपकी ई नाट सेल की वैल्यू आएगी, जो कि दिया है किसमें, ऑप्शन नंबर
2 में, इसमें दिया है ऑप्शन नंबर 2 में। फिर कह रहा है कि 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गलित NaOH के वैद्युत अपघटन पर कौन सा आयन एनोड पर जाता है। तो बाबू याद करिए कि जब वैद्युत अपघटन आपको पढ़ाया गया था तो बताए थे कि वैद्युत अपघटन जिस सेल में होती है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही सेल के भीतर होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड किधर होते हैं? एक ही सेल के भीतर होते हैं। और दोनों इलेक्ट्रोडों को किससे जोड़ा गया होता है? बैटरी से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? और इसमें एक आपका क्या होता था? एनोड होता था, और दूसरा आपका क्या होता था? कैथोड होता था। कौन होता था? इसमें क्या होता था? जैसे ही किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को आप क्या कर रहे थे? घोलकर विद्युत धारा बैटरी से प्रवाहित कर रहे थे, तो वह विद्युत अपघट्य किसमें टूट रहा था? पॉजिटिव और निगेटिव आयन में। क्योंकि यहाँ पे विद्युत अपघट्य कौन है? NaOH है। तो NaOH किसमें टूटेगा बाबू? Na++ OH- में। तो विलयन में बहुत सारे आपके क्या होंगे? सोडियम के आयन बनेंगे और बहुत सारे आपके हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे। आपको पता है कि हमेशा क्या होता है? निगेटिव चार्ज का आयन जो होता है, सॉरी, हमेशा क्या होता है? आपके जो अपोजिट चार्ज के आयन होते हैं अपने से अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करते हैं। तो निगेटिव वाला किधर आएगा? पॉजिटिव की तरफ। और पॉजिटिव वाला किधर जाएगा? निगेटिव की तरफ। और चूंकि वैद्युत अपघटनी सेल में निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को कहा जाता है कैथोड, और पॉजिटिव चार्ज वाले को कहा जाता है एनोड। क्या कहते हैं? एनोड। अब जरा बताइए कि OH किस पे आ रहा है? एनोड पे। किस पे आ रहा है? एनोड पे। क्या रहा है कि NaOH का वैद्युत अपघटन कराएंगे तो कौन सा आयन एनोड पे आएगा? तो OH आयन आएगा। कौन आएगा? OH आयन आएगा। ठीक है। इसके बाद से कह रहा है, एक और प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 60 सेकेंड तक 1 एम्पीयर की विद्युत धारा वैद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या है। संख्या बतानी है। और जहां पे आपको दिया क्या है क्वेश्चन में? इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है कितना? 1.60 इंटू 10⁻⁹ कूलम। किसकी संख्या निकालनी है कि कैथोड पे कितने इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो रहे हैं? मुक्त हो रहे हैं। तो एक तो आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टी की वैल्यू दिया हुआ है। किसकी वैल्यू दिया हुआ है? और कितना दिया हुआ बाबू? 60 सेकेंड। दूसरा आपका क्या दिया हुआ है? एक आपकी वो दी हुई है, आई की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 1 एम्पियर। ठीक है। दूसरा आपको क्या था? इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसको भी n से रिप्रेजेंट करते हैं, जो है 1.60 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और दूसरा इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने की कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी n से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में आपको पूछ रहा है। ठीक है। तो n एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए। तो उस पर उपस्थित आवेश, ठीक है, सॉरी, विद्युत आवेश अपान में होता है इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश। ठीक है। Q क्या है? आवेश है। ठीक है। और n जो है क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश है। क्योंकि आप पढ़े थे कि Q = क्या होता है बाबू? I × T होता है। धारा गुणे समय होता है। क्योंकि I और T की वैल्यू दिया है, Q की तो वैल्यू दिया नहीं है। तो पुट करेंगे तो फार्मूला n = क्या बन जाएगा? I × T अपान में क्या हो जाएगा आपका? n होगा। ये वाली n जो है क्या है? इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित आवेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख लो, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है। और ये वाला n क्या है बाबू? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इलेक्ट्रॉन की, कभी भी आपको क्या दे? समय दे, विद्युत धारा दे, इलेक्ट्रॉन का आवेश दे, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है आवेश अपान में इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित आवेश। आवेश को निकालने के लिए क्या होता है? I × T। Q = क्या होता है? I × T, धारा गुणे समय। पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या = हो जाएगा विद्युत धारा गुणे समय अपान में तो इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। I की वैल्यू कितना है बाबू? 1 है। और टाइमिंग कितना है? इसका वैल्यू कितना? 1.60 इंटू 10⁻⁹ -19 का ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? +19 हो जाएगा। ठीक है। 0.2 अंक के बाद है ना? उड़ाइए, ऊपर से क्या करिए? 100 से गुणा कर दीजिए। जब 100 से गुणा करेंगे तो 1 से तो 60 होगा, 60 कम 60, 2 को 0 पड़ जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? 6000 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? गुणे में ये ऊपर जाकर 10⁻19 हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा? 160। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको करना क्या है? कितनी बार में कट जाएगा? 37 जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 37.5 बार में। तो n = क्या मिल जाएगा? 37.5 गुणे 10⁻19। ठीक है। इतनी आपकी क्या होंगी? इलेक्ट्रॉन्स होंगी जो कैथोड पे मुक्त होंगी। ऑप्शन दिया है? दिया है। देखिए
पॉइंट क्या है, पॉइंट का दशमलव का नियम कहता है कि हमेशा एक अंक के बाद रहता है, तो जब आप दाएं से बाएं की तरफ आएंगे तो मान पॉजिटिव में बढ़ जाता है, तो 3 इंटू 75 इंटू एक स्थान आ गया है तो बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 19 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3.75 इंटू 10⁻20। इतने इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे, मुक्त होंगे। दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में, कौन से सेल में बाबू, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है। तो हाइड्रोजन, जब हम ईंधन सेल पढ़ा रहे थे तो उस समय ईंधन सेल में बताए थे कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल होती है उसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन, मेथेन और मेथिल एल्कोहलों का हम क्या करते हैं, ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। किस रूप में प्रयोग करते हैं, और जब उसको जलाया जाता है तो उससे प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें डायरेक्ट परिवर्तित कर लिया जाता है, विद्युत ऊर्जा में। क्या करने, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और जब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो क्या होगा, एक तो ऑप्शन दे रहा है विशुद्ध जल की उत्पादन करने में। ये बताइए, किसी भी सेल के लिए, सेल का निर्माण हम इसलिए थोड़े करेंगे कि उसको जल बनाए। दूसरा, तीसरा कर रहा है उष्मा उत्पन्न करने में, तो वह उष्मा उत्पन्न कर रही थी लेकिन उस उष्मा का यूज कहाँ हो रहा था, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए। तो लास्ट ऑप्शन तो जब तीनों नहीं सही होगा तब होगा, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर, जब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर या स्थापित होगा तभी उससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इन दोनों हमारे क्या थे, जो गैसेस थे, इनको जलाया इसलिए जा रहा था कि उनके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में क्या हो, एक विभव स्थापित हो, ताकि उससे हमको क्या हो, 1.0 वोल्ट की क्या हो जाए, विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। कौन सा सही होगा, बी। सॉल्व कर लीजिए। 25 नंबर का कि हाइड्रोजन ईंधन सेल में नेट अभिक्रिया संपन्न होती है, तो जब आप देखेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा शुद्ध जल प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन और आयंस नहीं प्राप्त होंगे। संक्षारण यानी जंग को रोकने के लिए आयरन के नलों में, यानी लोहे की बनी हुई जो नल होती हैं उन पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रम को कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में निम्न में से किसका कोट या परत चढ़ाया जाता है बाबू, जिंक का। किसका चढ़ाया जाता है, जिंक का। समुद्री जहाज के तल पर मैग्नीशियम के अनेकों गुटके यानी ब्लॉक लगा दिए देने का कारण होता है शार्क मछली को दूर रखना, इससे कोई मतलब नहीं होता है। समुद्री जहाज समुद्री चट्टानों के चपेट में आने से, छेद होने से बचाओ, ये भी नहीं है। समुद्री जहाज का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा, लोहे पर जंग लगने से बचाव। क्योंकि मैग्नीशियम जो होती है बाबू वो क्या होती है, आयरन से अधिक क्रियाशील धातु होती है। आयरन से अधिक क्रियाशील धातु होती है। और आपको पता है समुद्र के जल में क्या पाया जाता है, NaCl। और उसमें NaCl यानी नमक की मात्रा होने के कारण क्या होता है, लोहे का संक्षारण काफी तीव्र गति से होता है। तो उस जो पानी में के जहाज का जो भाग क्या होता है, समुद्री पानी में डूबा होता है, उस पे क्या किया जाता है, मैग्नीशियम के ब्लॉक या मैग्नीशियम की परत इसलिए चढ़ा दी जाती है कि मैग्नीशियम लोहे से अधिक क्रियाशील होने के कारण NaCl से अभिक्रिया कौन करेगा, मैग्नीशियम कर लेगा। आयरन क्या करेगा, अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, जिससे जो भी जंग वगैरह लगना होगा वो मैग्नीशियम में लगेगा और उससे क्या हो जाएगी, लोहा का जो जहाज या आयरन की जो जहाज होती है वो क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। ठीक है, इसको कहा जाता है बलिदान विधि भी। क्या कहते हैं, बलिदान विधि, यानी अपना आप को बलिदान मैग्नीशियम कर देता है और आयरन को क्या कर लेता है, संरक्षित कर लेता है। तो लोहे की जहाज में जंग लगने से बचाव के लिए क्या करते हैं, मैग्नीशियम का अनेकों टुकड़ों को लगा दिया जाता है। फिर सेम क्वेश्चन दूसरे तरह से पूछा हुआ है, लोहे के बने एक पानी की जहाज के तले यानी बॉटम को संरक्षित करने के लिए सबसे सुविधाजनक विधि क्या है, मैग्नीशियम के ब्लॉक्स को लगा देना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है आयन जिसकी विद्युत चालकता जलीय विलयन में सबसे अधिक होती है। सीजियम सबसे क्रियाशील धातु है, इसलिए इसकी आयन की विद्युत चालकता सबसे अधिक होगी। फिर कह रहा है जलीय विलयन में क्षार धातुओं के आयनों की गतिशीलता का सही क्रम है। तो देखिए क्षार धातु कौन कौन से होते हैं बाबू, लिथियम होता है, सोडियम होती है, पोटेशियम होती है, रुबिडियम होती है और सीजियम होती है। इसमें से ये चार आपको दिया हुआ है। इन सबसे क्रियाशील ये होती है, उससे कम क्रियाशील ये होती है, उससे कम क्रियाशील होती है, उससे कम सबसे कम क्रियाशील ये होती है। जिसके कारण क्या होता है, इन क्षार धातुओं में अगर आयनों की गतिशीलता का क्रम देखा जाए तो रुबिडियम की गतिशीलता सबसे अधिक होगी, उसके बाद पोटेशियम की होगी, उसके बाद सोडियम की होगी, तब से लास्ट में किसकी होगी, लिथियम की। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा।